महाबोधि महाविहार बोधगया को ब्राह्मणों के चंगुल से आज़ाद करने की लड़ाई के करीब 100 से अधिक वर्ष गुजर गए, मगर मिला क्या? इस 100 वर्षों की लड़ाई को हम 4 भागों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। बोधगया आंदोलन के प्रथम चरण में, यानी प्रथम एपिसोड में, अनागरिक धम्मपाल के किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे। दूसरे एपिसोड में कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा किए गए प्रयास को समझेंगे। तीसरे चरण में हम भंते सुरेश ससाई द्वारा किए गए कामों को समझेंगे और आंदोलन के चौथे चरण, जो कि 2025 फरवरी से शुरू हुआ है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए आज हम शुरुआत करते हैं प्रथम एपिसोड की। श्रीलंका से चलकर आए थे अनागरिक धम्मपाल 22 जनवरी 1891 को बोधगया। महाबोधि महाविहार की दुर्दशा देखी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर को देखा, महाविहार को देखा, ब्राह्मणों के कब्जा को देखा, मंदिरों में बौद्धों के पूजा पाठ पर प्रतिबंध को देखा और उन्होंने प्रण किया कि हमें महाबोधि महाविहार को जीर्णोद्धार ही नहीं बल्कि इसे ब्राह्मणी चंगुल से मुक्त कराना है। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया, जिसका मुख्यालय प्रारंभ में श्रीलंका था, जिसे शीघ्र ही कोलकाता स्थापित कर दिया गया। 1891 में अनागरिक धम्मपाल ने विश्व के तमाम बौद्ध देशों को पत्र लिखा, मंदिर की दुर्दशा समझाई, मूर्तियों की व्यथा समझाई और वैश्विक मंच पे, विश्व पटल पे बौद्धों के मक्का कहे जाने वाले महाबोधि महाविहार बोधगया की दुर्दशा को चित्रांकित किया। हिंदू देवताओं के रूप में बुद्ध मूर्तियों की पूजा होती थी, महाविहार में बौद्धों के पूजा पाठ की अनुमति नहीं थी। इन पत्रों का विश्व के बौद्ध देशों में जाना और वहाँ तहलका मच गया कि तथागत की ज्ञान भूमि की इतनी दुर्दशा है। श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, चीन, जापान, कोरिया और जितने सारे देश, सभी जगह के बौद्ध प्रतिनिधियों का ध्यान बोधगया की ओर है। 1894 में अनागरिक धम्मपाल ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। ब्रिटिश हुकूमत ने बौद्धों की मांग को जायज़ ठहराया और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की सहमति बनी। आधिकारिक तौर पर महाविहार में बौद्धों की पूजा पाठ की अनुमति यानी अदालती स्वीकृति 1894 में ही
अनागारिक धर्मपाल के प्रयासों से मिल गया था। मगर बोध गया के महंत ने बात नहीं मानी। बात कोलकाता हाई कोर्ट से निकलकर गया कोर्ट के बीच चलता रहा। आखिर महंत ने ब्रिटिश हुकूमत की बात क्यों नहीं मानी? मुगल शासनकाल में शाह आलम ने महाबोधि महाविहार का प्रबंधन की जिम्मेवारी बोध गया महंत को सौंपी थी। बदले में महंत को ताराड़ी सहित बोध गया के कई गांव मंदिर के प्रबंधन के लिए दिया था। लाखों रुपए की आमदनी होती है इन गांवों से, जिसके पैसे से मठ के मठाधीश मालामाल हो रहे थे। आखिर वो कैसे छोड़ते महाबोधि महाविहार का? और अब तो अनागारिक धर्मपाल ने इसे विश्व पटल पर ला दिया था। बौद्ध पर्यटक आने लगे, चढ़ावा आने लगा, और जैसे ही चढ़ावा आने लगा वैसे ही मठ के पुजारियों ने मंदिर पर जबरन कब्जा कर लिया, बौद्धों का प्रवेश निषेध कर। 1895 में 29 अगस्त को अनागारिक धर्मपाल ने मठ के महंत जयपाल गिरी और अन्य के विरुद्ध एक मुकदमा लाया, जिसमें महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन, पूजा पाठ की अनुमति देने की मांग की गई थी। मामला चलता रहा। अनागारिक धर्मपाल के इस लड़ाई में स्वामी विवेकानंद, सुरेंद्रनाथ टैगोर, प्रत्याविद सिल्वी, सिल्वा लेवी आदि ने मदद की। 29 अप्रैल 1933 को अनागारिक धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है। उनकी अस्थियां सारनाथ के मूलगंध कुटीर बिहार में संरक्षित की जाती है। अनागारिक धर्मपाल के कार्यों को देखते हुए, महाबोधि सोसाइटी के कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने सारनाथ के धम्मगिरी स्तूप में तक्षशिला से प्राप्त महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को संरक्षित कराया। बुद्ध के शिष्यों के अस्थि अवशेष बोध गया में संरक्षित कराया गया। यह सारा काम महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संरक्षण में हो रहा था। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की लड़ाई शुरू हुई थी। जय हिंद।